नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 के दिगंत हिंदी के काव्य खंड से जुड़े हुए कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर का नाम बहुत ही सरल और आसान ट्रिक से याद करना सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का फाइनल एग्जाम में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लास 12 के दिगंत हिंदी के काव्य खंड से जुड़े हुए कुल जितने सारे अध्याय हैं उनके राइटर का नाम बहुत ही सरल और आसान ट्रिक से याद करना सिखाऊंगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को गद्य खंड से संबंधित कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर का नाम याद करना सिखाया था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोगों को आपके क्लास 12 के दिगंत हिंदी के काव्य खंड नहीं बल्कि गद्य खंड से संबंधित कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाया है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में राइटर और राइटर से संबंधित जो चैप्टर हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में राइटर का नाम और राइटर से संबंधित जो अध्याय हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं होता कि किस पाठ के कौन लेखक हैं तो ऐसे में आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, इस शीर्षक पाठ के कवि कौन है, इस शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। जब दोस्तों आप लोगों को पाठ के लेखक का नाम याद नहीं होता तो ऐसे में आपसे वो प्रश्न छूट जाता है, या फिर आप उस प्रश्न में जो सही ऑप्शन है उसे आप बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी काव्य खंड से संबंधित कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर को आप नहीं भूल पाइएगा। आप लोग इजीली बता सकते हैं कि काव्य खंड से जुड़े हुए कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर कौन है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताया है कि गद्य खंड से संबंधित कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर कौन है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों गद्य खंड से जुड़े हुए कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले नंबर के चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो है दोस्तों कड़बक, जो कि काव्य खंड से संबंधित है। काव्य खंड से संबंधित पहला चैप्टर कौन है तो दोस्तों कड़बक। गद्य खंड से संबंधित जो पहला चैप्टर है वो कौन है तो दोस्तों बातचीत, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। ठीक है, लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग दोस्तों लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कड़बक के राइटर कौन है, कड़बक वाले पाठ के जो लेखक हैं जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कड़बक पाठ के जो लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों, ट्रिक को अप्लाई करने से पहले, ट्रिक लगाने से पहले सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा चैप्टर और चैप्टर से संबंधित जो राइटर हैं उनके नाम को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी अपने एग्जाम में मिस्टेक ना कर सके, कंफ्यूजन ना कर सके। दोस्तों, ऐसे तो आप लोगों को चैप्टर और चैप्टर से संबंधित जो राइटर का नाम है वो पता ही होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दोस्तों पाठ से संबंधित 4 राइटर का नाम दे दिया जाता है तो आप लोग दोस्तों उसमें कंफ्यूजन करने लग जाते हैं। आप लोग उसमें भूल जाते हैं दोस्तों कि इस पाठ के लेखक कौन होंगे। आपको उस पाठ का जो लेखक है वो पता है, आपको उस पाठ से संबंधित लेखक का नाम दोस्तों याद है, लेकिन आप लोग
ऑप्शन देखकर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि इस पाठ का सही राइटर कौन होंगे। जब दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है तो ऐसे में आप लोग सही राइटर का नाम नहीं बता पाते हैं, बल्कि आप लोग राइटर के नाम को आप गलत बता देते हैं। ठीक है, यानी कि आप पाठ के सही जो लेखक हैं उन्हें आप नहीं बता पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रिक को जान जाइएगा, ट्रिक को अच्छे से अगर आप लोग समझ जाइएगा तो कभी भी आप लोग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि कौन से पाठ के कौन लेखक है। ठीक है, यानी कि जो भी पाठ आपके सामने आएगा आप लोग उस पाठ से संबंधित सही जो लेखक है उसे आप बता सकते हैं, या फिर अगर लेखक का नाम आएगा तो लेखक के आधार पर आप लोग पाठ का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप जान पाए कि कड़बक पाठ के जो लेखक है वो कौन है। कड़बक पाठ के जो लेखक हैं दोस्तों वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कैसे, तो आप लोग समझना। देखिए यहाँ पर कड़बक है ना, तो कड़बक में हम लोग यहाँ पर ले लेंगे किसको, तो बक को। कड़बक शब्द में हम बक शब्द को ले लेंगे। बक का मतलब क्या होता है, बक का मतलब होता है बक बक करना, यानी कि ज्यादा बोलना, बड़ा बड़ा करना। ठीक है, कड़बक में जो बक है उसका अर्थ हम लोग ले लेंगे बक बक करना। ठीक है, ज्यादा बक बक कौन करता है। ठीक है, यहां पर समझिएगा कड़बक, कड़बक में हम लोग एक पद ले लेंगे कौन, तो दोस्तों बक। कड़बक में हम एक शब्दांश ले लेंगे बक। कड़बक में जो बक है उसका अर्थ हम लोग निकालेंगे किससे, तो बक बक से। ठीक है, बक बक से। कड़बक में जो शब्द है बक उसको हम लोग ले लेंगे किससे, जोड़कर, तो दोस्तों बक बक से जोड़कर ले लेंगे। तो देखिए बक बक कौन करता है, ज्यादा बक बक कौन करता है, तो दोस्तों ज्यादा बक बक मुल्ला लोग करते हैं स्टेज पर। ठीक है, जो मुल्ला लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेज पर ज्यादा दोस्तों वो बक बक करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस्लाम धर्म से संबंधित हैं तो आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, जो भी मुल्ला लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेज पर बहुत ही ज्यादा बक बक किया करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कड़बक, कड़बक में जो बक है तो बक का मतलब होता है बक बक करना, यानी कि ज्यादा बोलना, बड़ा बड़ा करना। तो बड़ा बड़ा कौन करता है, बक बक कौन करता है, तो मुल्ला लोग करते हैं। ठीक है, जो मुल्ला होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेज पर चिल्लाते हैं, स्टेज पर बक बक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप मुल्ला शब्द देख रहे हैं, जो आप मुल्ला शब्द देख रहे हैं, तो इसका अर्थ हम लोग ले लेंगे किससे, तो दोस्तों इसका अर्थ हम ले लेंगे मोहम्मद से। किससे, मोहम्मद से। मुल्ला से क्या बन जाएगा, मुल्ला से बन जाएगा मोहम्मद या फिर मलिक। आप मुल्ला से या तो दोस्तों मलिक बना देना, या तो दोस्तों आप लोग मोहम्मद बना देना। जैसे ही दोस्तों आप लोग मुल्ला से मलिक या फिर मोहम्मद शब्द बनाइएगा, वैसे ही दोस्तों आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पाठ के लेखक कौन है, अर्थात कड़बक पाठ के जो रचनाकार हैं, जो कवि है वो कौन है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप लोग पहले चैप्टर के जो राइटर है उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस कुछ नहीं, आप लोगों को क्या करना है कि कड़बक में जो बक है उसको दोस्तों ले लेना है बक बक से। किससे, बक बक से। बक बक से आप लोगों को दोस्तों पता चलेगा कि बक बक कौन करता है, तो बक बक मुल्ला लोग करते हैं। बक बक मुल्ला लोग करते हैं। मुल्ला से क्या बनेगा, मुल्ला से बन जाएगा मलिक या फिर मोहम्मद। जैसे ही दोस्तों आप लोग मुल्ला से, मुल्ला शब्द से मलिक या मोहम्मद बनाते हैं तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि कड़बक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, कड़बक पाठ के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, कड़बक में जो बक है उसका अर्थ हो जाएगा बकबक से। ठीक है, यानी कि बकबक का मतलब क्या होता है, बकबक का मतलब होता है ज्यादा बोलना। बकबक का मतलब क्या होता है, ज्यादा बोलना, ज्यादा बातें करना। तो ज्यादा में जो ज है, ज्यादा, यानी कि आप देख सकते हैं ज य, ज्यादा में आप देख सकते हैं दोस्तों, ज्यादा में ज और य आ रहा है। ठीक है, जाया आ रहा है, जाया यानी कि ज्यादा, तो जाया, तो जाया से क्या बना देंगे, जाया से बना देंगे जायसी।
क्या बन जाएगा? जायसी। बकबक का मतलब होता है ज्यादा बोलना, ज्यादा बकवास करना। तो दोस्तों ज्यादा से क्या बन जाएगा? जायसी। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं कि इस पाठ के जो लेखक का नाम है उसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जायसी से पता चल जाएगा कि इस पाठ के लेखक कौन है। जायसी से क्या पता चलेगा? जायसी से पता चलेगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। आइए थोड़ा सा हम लोग पाठ से संबंधित जो राइटर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पाठ से संबंधित जो राइटर है उनके बारे में तो यहाँ पर दिया नहीं है, हम यहाँ पर चलते हैं अध्याय 2 में। तो दोस्तों अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में है पद। दोस्तों अध्याय 2 में भी पद है और अध्याय 3 में भी पद है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अध्याय 2 के लेखक कौन है और अध्याय 3 के लेखक कौन है? क्योंकि अध्याय 2 और अध्याय 3 दोनों का नाम क्या है? तो दोनों का नाम है दोस्तों पद। दोनों अध्याय का जो नाम है वो नाम क्या है? तो दोस्तों पद है। अध्याय 2 शीर्षक पाठ का नाम भी पद है और अध्याय 3 शीर्षक पाठ का भी नाम है पद है। तो दोस्तों कैसे याद रखना है तो समझना, जैसे ही दोस्तों पद आए, ठीक है, जैसे ही पद आए तो आप लोग पद का संबंध किससे लोगे? आप लोग पद का संबंध दोस्तों दास से लेना। ठीक है, पद में जो अंतिम शब्द द है, पद है ना पद, पद में जो अंतिम शब्द द है तो आप लोग दोस्तों द से बनाना दास। क्या बनाइएगा? पद में जो अंतिम शब्द द है तो दोस्तों द से हम क्या बनाएंगे? द से हम बनाएंगे दास। जैसे ही दोस्तों पद आएगा तो आप लोग पद से क्या समझोगे? आप लोग पद से समझना दास। जैसे ही पद आएगा ना तो दोस्तों पद का अर्थ आप लोग दास से ले लीजिएगा। ठीक है, किससे? दास से। अब बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि पद के लिए कौन सा राइटर होगा। ठीक है, दास तो आ चुका, समझ में आ रहा है बात मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे ही दोस्तों पद आएगा, जैसे कि पूछेगा कि पद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, पूछेगा अगर आप लोगों से फाइनल बोर्ड एग्जाम में कि पद शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो दोस्तों पद में जो अंतिम वर्ण द है तो आप द से क्या बनाइएगा? द से आप लोग बनाइएगा दास। तो दोस्तों दास में दो ही गुण है, एगो सूरदास है और एगो दोस्तों कौन है? तो सूरदास के बाद दोस्तों एगो है तुलसीदास। ठीक है, एगो है सूरदास है, एगो है तुलसीदास है, एगो है नाभादास। ठीक है, 3 गो है। काव्य खंड में 3 ही दोस्तों राइटर हैं दास से संबंधित, जिसमें पहला है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है दोस्तों कौन है? तो नाभादास है। तो नाभादास जो राइटर है, नाभादास जो लेखक है वो बिल्कुल भी पद से संबंधित नहीं है, पद वाले चैप्टर से संबंधित वो लेखक नहीं है। तो जैसे ही दोस्तों नाभादास आएगा तो आप समझना नाभादास तो बिल्कुल भी पद से संबंधित नहीं है, पद वाले चैप्टर से ये बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है, तो हम नाभादास को नहीं लेंगे। हालांकि इनके नाम के अंत में दास है लेकिन यह पद वाले शीर्षक पाठ से संबंधित नहीं है, क्योंकि पद वाले शीर्षक पाठ से संबंधित केवल 2 ही लेखक होंगे। कौन कौन? तो सूरदास और तुलसीदास। पद वाले शीर्षक पाठ से जुड़े हुए 2 ही लेखक होंगे। कौन कौन? तो एगो सूरदास आ एगो तुलसीदास है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, देखिए जो तुलसीदास हैं वो अध्याय 3 वाले पद पाठ के लेखक हैं। अध्याय 3 यानी कि अध्याय 3 के जो शीर्षक पाठ है पद, उसी के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। अध्याय 3 के जो शीर्षक पाठ है पद, उसी के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अध्याय 3 है ना, अध्याय 3, तो 3 में जो त है तो त से क्या बनेगा बताओ? अध्याय 3 में जो त है तो उस त का जो संबंध है वो हम किससे लेंगे? तो तुलसीदास से लेंगे। बात को समझना दोस्तों, अध्याय 3 में जो त है तो दोस्तों हम त का संबंध किससे ले लेंगे? त का संबंध ले लेंगे तुलसीदास से। हम समझेंगे कि अध्याय 3 है और अध्याय 3 में भी पद है, तो अध्याय 3 यानी कि त यानी कि तुलसीदास। अध्याय 3 के जो राइटर होंगे वो कौन होंगे? तो तुलसीदास होंगे। अब बाकी जो बच गए दोस्तों कौन? तो सूरदास, वो किसके राइटर हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे अध्याय 2 के। किसके? अध्याय 2 के। आप समझ पा रहे हैं ना मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं दोस्तों? अध्याय 2 में भी पद है और अध्याय 3 में भी पद है, लेकिन देखना यह है कि किस पद के कौन से लेखक होंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि अध्याय 3 में जब त आ रहा है
हम अध्याय 3 में पद को जब हम ले रहे हैं तो दोस्तों कैसे हम उसका उच्चारण कर रहे हैं बताइए। अध्याय 3, तो 3 जैसे ही हम बोल रहे हैं तो 3 में त रहा है और त से क्या बनाएंगे तो तुलसीदास। समझ जाएंगे कि अध्याय 3 वाले शीर्षक पाठ का जो नाम पद है उसके लेखक कौन होंगे तो तुलसीदास है। अब बाकी अध्याय 2 जो बच गया वो किसके लिए हो गया तो वो हो गया सूरदास के लिए। अब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। पद है तो पद का जो अंतिम वर्ण है द, आप लोग द से बनाना दास। क्या बनाओगे दास। दास दो ही होंगे, पहला सूरदास और दूसरा तुलसीदास। तुलसीदास में जो त है वो संबंधित होगा किस पाठ से तो तीसरे पाठ से, और दूसरा पाठ किससे संबंधित होगा तो सूरदास से, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सूरदास के बारे में दोस्तों। यहाँ पर बात करें सूरदास के जन्म का तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, याद रखिएगा। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बात करें जन्म स्थान का तो दोस्तों इनका जन्म दिल्ली के ही निकट सौही नामक गांव में हुआ था। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकटतम में एक स्थान है, एक गांव है जिसका नाम है सौही। क्या नाम है सौही। सौही गांव में ही इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके निवास स्थान का तो दोस्तों इनका निवास स्थान था ब्रज क्षेत्र, ठीक है। इनका निवास स्थान क्या था तो ब्रज क्षेत्र, जो कि दोस्तों वृंदावन में पड़ता है। वृंदावन में रहा करते थे और साथ ही पारसोली गांव में रहा करते थे। गौ घाट, वृंदावन और पारसोली गांव, इन जगहों पर इनका निवास स्थान हुआ करता था। इन्हीं जगहों पर वो निवास किया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा का तो दोस्तों इनकी शिक्षा कहाँ तक है तो दोस्तों इनकी जो शिक्षा है वो है दोस्तों काफी बृहत, ठीक है। उन्होंने अपने से शिक्षा प्राप्त किया है, उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन्होंने अपने से दोस्तों शिक्षा को प्राप्त करके काफी दोस्तों अपने अंतर ज्ञान को अर्जित किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने PhD या दोस्तों ग्रेजुएशन ये सब नहीं किया है, बल्कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति किया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें अभिरुचि का तो दोस्तों इनकी जो अभिरुचि थी वो थी पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण की भक्ति करने में और वैराग्य को अपनाने में। इन्हीं में दोस्तों इनकी रुचि रहा करती थी। बात करें दीक्षा गुरु का तो दोस्तों इनके जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था महाप्रभु बल्लभाचार्य। अगर प्रश्न आएगा कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे तो आप बताना बल्लभाचार्य जी। कौन तो दोस्तों बल्लभाचार्य जी, याद रखिएगा, ठीक है। बल्लभाचार्य ही इनके दीक्षा गुरु थे, ठीक है दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। चलिए ये तो हो चुका। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 में दोस्तों अब मैंने आप लोगों को कभी बताया अध्याय 3 ना तो 3 में जो त है तो इस त से क्या बनेगा तो इस त से बनेगा तुलसीदास। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि तुलसीदास अध्याय 3 से संबंधित शीर्षक पाठ पद के लेखक होंगे, ठीक है। अध्याय 3 से संबंधित जो शीर्षक पाठ पद है उसी के वो राइटर होंगे। अब बात करते हैं इनके जन्म का तो दोस्तों तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1543 में तुलसीदास ने जन्म लिया था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करें जन्म स्थान का तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में इनका जन्म हुआ था। किनका तो दोस्तों तुलसीदास का, ठीक है, राजापुर में। बात करें मूल नाम का तो दोस्तों तुलसीदास का जो मूल नाम था वो था राम बोला। अगर प्रश्न आएगा कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था तो दोस्तों आप बताना राम बोला, क्योंकि तुलसीदास राम ही बोला करते थे। तुलसीदास के मुख से हमेशा राम ही शब्द निकला करता था, इसलिए उनको राम बोला के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका जो मूल नाम था, इनका जो वास्तविक नाम था वो दोस्तों क्या था तो राम बोला था, ठीक है। अब बात करें माता पिता का तो दोस्तों तुलसीदास की जो माता थी उनका नाम था हुलसी। क्या नाम था
होलसी, और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था आत्माराम दुबे। याद रखिएगा, तुलसीदास के दोस्तों पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था, तो होलसी। ठीक है, यहाँ पर बात करें पत्नी का, तो इनके पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था दोस्तों रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। रत्नावली के कारण ही दोस्तों, इसी पत्नी के कारण ही उन्होंने दोस्तों भगवान को प्राप्त किया था। इसी पत्नी के कारण ही तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस की रचना किया था। इसी पत्नी के कारण ही दोस्तों तुलसीदास ने भगवान राम को स्वयं अपनी आंखों से देखा था और उनको दोस्तों उन्होंने प्राप्त किया था, हनुमान जी को प्राप्त किया था। और साथ ही दोस्तों उन्होंने एक प्रेत को भी मुक्ति दिया था। किसने, तो तुलसीदास जी ने। ठीक है, किसकी सहायता से, तो रत्नावली की सहायता से। अगर रत्नावली जैसी पत्नी हर एक पुरुष के लाइफ में आ जाए, हर एक मनुष्य के लाइफ में आ जाए, तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ठीक है, रत्नावली बहुत ही दोस्तों अच्छी लड़की थी, बहुत ही अच्छी स्त्री थी और राम के लिए दोस्तों वो काफ़ी प्रिय थी। ठीक है, यानी कि राम की काफ़ी वो भक्ति किया करती थी, राम की वो बहुत ही बड़ी भक्त थी। कौन, तो रत्नावली। ठीक है, चलिए, जो भी भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनके लिए काफ़ी प्रिय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो ये सारा चीज़ हो गया। यहाँ पर बात करें दीक्षा गुरु का, तो दोस्तों तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम था नरहरिदास। ठीक है, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास। याद रखिएगा। बात करें शिक्षा गुरु का, तो दोस्तों तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम था दोस्तों संत। उनका नाम दोस्तों नहीं दिया गया है, बस आप लोग याद रखना वो कोई काशी के विद्वान थे। ठीक है, कोई काशी के विद्वान थे। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु का नाम पता नहीं है, यहाँ पर दिया गया नहीं है, बस बताया गया है कि वो काशी के विद्वान थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शेष संवर्तन। शेष संवर्तन दोस्तों दिया गया है, संवर्तन दिया गया है, शेष संवर्तन, यही दोस्तों नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 में दोस्तों आप देख सकते हैं कौन सा पाठ है, तो अध्याय 4 में छपाय है। क्या है, छपाय। तो दोस्तों छपाय पाठ के लेखक कौन है, छपाय पाठ के जो लेखक हैं वो है नाभादास। याद रखिएगा, छपाय पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो नाभादास। कैसे याद रखेंगे, आप लोगों को पता चल चुका कि अध्याय 4 के जो लेखक हैं, अध्याय 4 में जो पाठ है वो है दोस्तों कौन, तो छपाय, और इसके लेखक कौन है, तो नाभादास। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप लोग समझने का दोस्तों यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। दोस्तों छपाई में जो प है, तो प से हम लोग ले लेंगे पेट। ठीक है, छपाई में जो प है तो प से हम क्या लेंगे, प से हम लेंगे पेट, और पेट लेने के बाद दोस्तों हम लोग छ का संबंध ले लेंगे छेद से। ठीक है, यहाँ पर छपे में प का संबंध हो जाएगा पेट से और छ का संबंध हो जाएगा छेद से। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना, छपे में जो प है उसका संबंध हो जाएगा पेट से और छ का संबंध हो जाएगा छेद से। दोस्तों हमारे पेट में छेद होता है ना, हम सभी के पेट में छेद होता है, और हमारे पेट में जो छेद होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नेभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेभी या फिर नाभि। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। हमारे पेट में जो छेद होता है उसे क्या बोलते हैं, तो दोस्तों नाभि बोलते हैं। तो जैसे ही आप लोग दोस्तों नाभि दोस्तों यहाँ पर लेकर आओगे ना, जैसे ही आप लोगों को पेट में छेद से नाभि शब्द दोस्तों मिलेगा, तो आप लोग नाभि से क्या बना लीजिएगा, आप लोग नाभि से बना लीजिएगा नाभादास। नाभि से क्या बनेगा दोस्तों, नाभि से बन जाएगा नाभादास। तो आप लोग बताइए, क्या आप सभी चैप्टर से संबंधित राइटर के जो नाम है उसमें गलती कर सकते हैं, कभी भी आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हैं तो जो ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से आप दोस्तों इसे अपने माइंड में उतार लेते हैं, तो बिल्कुल भी आप किसी भी चैप्टर के राइटर के नाम में कोई भी आप त्रुटि नहीं कर सकते हैं। बात आया समझ में, देख सकते हैं कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है भाई मोरे, बस आपको क्या करना है, छपय शीर्षक पाठ का जो नाम है, ठीक है, अध्याय 4 शीर्षक पाठ का जो नाम है छपय, इसमें क्या करना है कि प का संबंध लेना है पेट से और छ का संबंध लेना है छेद से। आप सभी को पता है कि जिसके पेट में छेद होता है उस छेद को कहा जाता है नाभि।
हमारे पेट में जो छेद होता है उसको क्या बोलते हैं, नाभि। नाभि से क्या बनेगा, नाभि से बन जाएगा नाभादास। क्या बनेगा दोस्तों, नाभि से बन जाएगा नाभादास। बस ऐसे आप लोगों को ट्रिक से याद रखना है लेखक का नाम। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नाभादास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों नाभादास का जन्म हुआ था कब, तो 1570 ईस्वी में, याद रखिएगा 1570 ईस्वी में नाभादास का जन्म हुआ था और इनका निधन दोस्तों हुआ था 1600 ईस्वी में। अनुमानित बताया गया है, ठीक है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि 1600 ईस्वी में ही इनका निधन हुआ था। अनुमान के रूप में, अनुमान के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है कि नाभादास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1600 में, और इनका जो बाबू जन्म हुआ था वो हुआ था 1570 ईस्वी में, यानी कि केवल 30 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जन्म स्थान का। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ था वो तो मैंने बता दिया। जन्म कहाँ हुआ था, नाभादास का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है नाभादास का जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों कहाँ, तो वो हुआ था जयपुर में। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो नाभादास का। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें शिक्षा का, तो दोस्तों देखिए इनका शिक्षा में बताया गया है गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। इन्होंने भी अपने आप से ही शिक्षा की प्राप्ति किया था, अपने आप से ही इन्होंने अध्ययन किया था, 100 अध्याय किया था, और जिसके दोस्तों पास वो रहा करते थे वहाँ से उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति किया था। किसने, तो नाभादास ने। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, उन्होंने अपने से दोस्तों पढ़कर सत्संग के द्वारा उन्होंने क्या किया था कि आध्यात्मिक ज्ञान लिया था, और काफी दोस्तों उन्होंने अपने अंदर ज्ञान का अर्जन किया था। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों इनकी जो अभिरुचि थी वो किस में थी, तो इनकी अभिरुचि थी लोक भ्रमण में, साथ ही भगवत भक्ति में, यानी कि भगवान की भक्ति में, काव्य रचना में, काव्य का रचना करने में, वैष्णव दर्शन चिंतन में इनकी अभिरुचि रहा करती थी। बात करें दीक्षा गुरु का, तो दोस्तों नाभादास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे स्वामी अग्रदास। याद रखिएगा, नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो स्वामी दोस्तों अग्रदास। नाभादास के गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। कोई पूछेगा कि नाभादास का अस्थायी निवास स्थान क्या है, कोई पूछ दे आपसे कि नाभादास का अस्थायी निवास स्थान कौन है, तो दोस्तों आप लोग बताना वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में ही ये रहा करते थे। वृंदावन ही नाभादास का अस्थायी स्थान था, यहीं पर दोस्तों वो रहा करते थे और श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अध्याय 5 में आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अध्याय 5 में है कबीत, और कबीत के लेखक कौन है, तो भूषण। ठीक है, अध्याय 5 के शीर्षक पाठ का नाम है कबीत, और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो इस पाठ के लेखक का नाम है दोस्तों भूषण। तो इसको कैसे याद रखना है आप लोगों को, आप बताएंगे आप लोग इसको दोस्तों कैसे याद रखना है, तो कुछ नहीं, देखिए इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, बस आप लोग याद रखना कि कबीत चैप्टर के जो लेखक है वो भूषण है। हर चैप्टर के लिए दोस्तों आप लोग ट्रिक का सहयोग नहीं लीजिएगा, हर चैप्टर के राइटर के लिए दोस्तों आप लोगों को ट्रिक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चैप्टर का नाम आप लोग दोस्तों अपने से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अध्याय 5 है कबीत, इसके चैप्टर का नाम, इसके राइटर का नाम, सॉरी चैप्टर नहीं दोस्तों, ठीक है, अध्याय 5 का जो चैप्टर कबीत, अध्याय 5 में जो आप लोग कबीत वाला शीर्षक पाठ देख रहे हैं, तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो भूषण। तो आप लोग भूषण को याद रखिएगा, भूषण को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, याद करके याद रख सकते हैं, इसका कोई दोस्तों ट्रिक नहीं है। कहाँ से हम ट्रिक दें, हमें अगर ट्रिक देना होता तो हम आपको ट्रिक दे देते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं बन पा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर हम भूषण से संबंधित इनके जन्म और मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बताया जा रहा है भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। याद रखिएगा, भूषण का जन्म 1613 में हुआ था और इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। बात करें जन्म स्थान का तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर के टिकवापुर में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कानपुर के टिकवापुर में इन्होंने जन्म लिया था। बात करें पिता का तो दोस्तों इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। ठीक है। बात करें दोस्तों उपनाम का तो उपनाम क्या था भूषण का? तो दोस्तों भूषण का जो उपनाम था वो दोस्तों भूषण ही था। ठीक है, भूषण ही था। भूषण के उपनाम यहाँ पर बिल्कुल भी दिए नहीं गए हैं। यहाँ पर बोला गया है भूषण चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण दोस्तों कहा जाता था इनको, कवि भूषण ना। भूषण जी का उपनाम क्या था? कवि भूषण। याद रखिएगा, कवि भूषण। अरे इसको आप ऐसे रखना ना दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप लोग याद रखना, ऐसे याद रखना कवि भूषण। बस आप इसको ऐसे याद रखना, कवि भूषण। तो कवि भूषण में जो कवि है तो कवि से क्या बन जाएगा? कवि से बन जाएगा कवित। भूषण को आप लोग याद रखना कवि भूषण से। ठीक है, किससे? कवि भूषण से। तो दोस्तों कवि भूषण में आप लोग ऐसा देख सकते हैं, कवि भूषण में जो कवि है तो कवि क्या बन जाएगा? कवि बन जाएगा कवित। कवि का संबंध किससे हो जाएगा? तो कवित से। तो दोस्तों आप लोग समझना कि कवित के लेखक कौन है? तो भूषण। बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखिए ट्रिक मिल भी गया। बस आप लोग कवि भूषण याद रखना। क्या रखना? कवि भूषण नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि भूषण का उपनाम क्या है? तो भूषण का उपनाम है कवि भूषण, जहाँ कवि का संबंध हमारा किससे होगा? तो कवित से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे जो चैप्टर है 6, इसका नाम क्या है? अध्याय 6 का नाम है दोस्तों तुमुल कोलाहल कलह में। अध्याय 6 वाले चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? तो वो है तुमुल कोलाहल कलह में। तो दोस्तों इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में जो चैप्टर है, जो पाठ है, इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों हम लोग? ट्रिक के माध्यम से। तो याद रखने का दोस्तों जो तरीका है आप समझना। ठीक है, याद रखने का तरीका है यहाँ पर कोलाहल शब्द से। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग कोलाहल शब्द देख रहे हैं और साथ ही दोस्तों आप जो कलह शब्द देख रहे हैं, इन दोनों में दोस्तों ह है। ठीक है, इन दोनों में दोस्तों ह है। कोलाहल में जो ह है और कलह में जो ह है, इसका संबंध हम लोग ले लेंगे किससे? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो हम लोग ले लेंगे किससे? तो हम लोग ले लेंगे हर हर महादेव से। किससे? हर हर महादेव से। अट नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में जो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ह देख रहे हैं, जो यहाँ पर ह देख रहे हैं, ठीक है, तो ह का संबंध चलिए ना, अगर ये आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है, अगर आप लोग दोस्तों नहीं समझ पा रहे हैं कि ह हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि ह का संबंध क्या होगा, तो आप इसको ऐसे याद रखना ना बाबू, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कोलाहल है ना, तो कोलाहल से हम बना देंगे कालों के काल। ठीक है, चाहे काल बना देंगे। कोलाहल शब्द का जो संबंध है वो हम किससे लेंगे? तो काल से लेंगे। कोलाहल शब्द का हम संबंध किससे लेंगे? तो काल से। कलह को ले लो चाहे आप कोलाहल को ले लो, यहाँ पर कोलाहल या कलह दोनों का संबंध किससे होगा? तो काल से होगा। आप लोग दोस्तों समझिएगा। ठीक है, हमने तुमुल कोलाहल कलह में जो कोलाहल और कलह है उसका संबंध किससे लिया है? तो दोस्तों काल से लिया है। अगर हम आपसे पूछे कि काल से बड़ा कौन है, काल से भी बड़ा कौन है, तो दोस्तों काल से भी बड़ा कौन है? तो स्वयं महादेव यानी कि शंकर। काल से भी बड़ा कौन है? तो शंकर। तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब काल से बड़ा है शंकर तो इसके लेखक कौन होंगे? तो जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। कोलाहल या कलह शब्द का हम लोग जो यहाँ पर अभिप्राय लेंगे वो किससे लेंगे, तो काल से लेंगे, ठीक है। कोलाहल या कलह शब्द का संबंध हम ले लेंगे काल से, और काल को बना देंगे दोस्तों किससे, तो काल को हम बना देंगे शिव से, ठीक है, यानी कि शंकर से। याद रखिएगा, काल यानी कि काल से बड़ा कौन, तो काल से बड़ा शंकर। काल से बड़ा कौन, तो काल से बड़ा शंकर। तो शंकर यानी कि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इस चैप्टर के लेखक हो जाएंगे, इस चैप्टर के राइटर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग दोस्तों इतना समझ गए ना। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अगर कालोपद आ जाएगा ना, अगर आप काल तक भी पहुंच जाते हैं तो दोस्तों आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कालों के काल। कालों के काल कौन है, तो शिव शंकर भगवान, भोलेनाथ, शंकर जी। तो शंकर से क्या बनेगा, जय शंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था कब, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और साथ ही दोस्तों बात करें निधन का, तो इनका निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। बात करें इनके जन्म स्थान का, तो दोस्तों इनका जन्म स्थान था वाराणसी। इन्होंने बनारस में जन्म लिया था, वाराणसी में इन्होंने जन्म लिया था। बात करें पिता का, तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था, देवी प्रसाद साहू। बात करें इनके दादाजी का, तो दोस्तों इनके दादाजी का नाम क्या था, शिव रतन, याद रखिएगा, शिव रतन साहू। शिव रतन साहू इनके दादाजी का नाम था, ठीक है। बात करें शिक्षा का, तो दोस्तों इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था केवल 8वीं तक, 8वीं तक ही इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया हुआ था, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा पर शिक्षक के रूप में काम भी किया है। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि शिक्षा के आधार पर इन्होंने शिक्षक के तौर पर काम किया है, ठीक है। यानी कि संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि के शिक्षक भी रह चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अध्याय है उस पर। तो दोस्तों अगला जो अध्याय है 7, इसका नाम है पुत्र वियोग, ठीक है। अध्याय 7 का जो नाम है, अध्याय 7 वाले शीर्षक पाठ का नाम क्या है, तो पुत्र वियोग, जिसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। याद रखिएगा पुत्र वियोग के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग जान पाए कि पुत्र वियोग के जो लेखक हैं अर्थात जो लेखिका हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको याद कैसे रखेंगे, तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए पुत्र का वियोग बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, ठीक है। पुत्र का वियोग, वियोग का मतलब क्या होता है, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। वियोग का मतलब क्या होता है, जुदाई, यानी कि बिछड़ना। तो दोस्तों पुत्र का वियोग क्या होता है, बिल्कुल भी शुभ नहीं होता बल्कि अशुभ होता है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिखते हैं शुभ, ठीक है, जैसे ही आप लोग पुत्र का वियोग बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, शुभ नहीं होता, शुभ नहीं होता। तो दोस्तों शुभ से क्या बनेगा, शुभ से बनेगा सुभद्रा। कितना आसान ट्रिक है भाई। अब कितना आसान ट्रिक आप लोगों को हम बताएं, बताइए आप ही लोग। इससे ज़्यादा आसान ट्रिक आप लोगों को पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप लोग सर्च मारकर देख लीजिए, चाहे कोई अपने आप का कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, ठीक है। मैं आप लोगों को दोस्तों गारंटी देता हूं कि ऐसा ट्रिक आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत ही दोस्तों मैंने सोचकर विचार करके आप लोगों को ये ट्रिक बताने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। बिल्कुल भी पाठ और पाठ से संबंधित जो लेखक हैं उनके नाम में आप कभी भी गलती ना कर सके। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं दोस्तों। देखिए पुत्र वियोग है ना, तो बस आप ये समझना कि पुत्र के वियोग बिल्कुल भी शुभ नहीं होते हैं। पुत्र का वियोग क्या होता है, तो अशुभ होता है। अगर आप लोग अशुभ भी लिखते हैं, ठीक है,
अगर आप सभी दोस्तों अशुभ भी लिखते हैं तो अशुभ में शुभ आ रहा है ना जी, अशुभ में शुभ आ रहा है तो शुभ का जो अर्थ है वो हम ले लेंगे किससे, तो सुभद्रा से। शुभ का संबंध हम किससे लेंगे, तो शुभ का दोस्तों संबंध हम ले लेंगे सुभद्रा से। जैसे ही दोस्तों आप लोगों के मन में आ जाएगा, जैसे ही आप लोगों के माइंड में आएगा सुभद्रा, तो आप दोस्तों पता कर लीजिएगा कि पुत्र वियोग की लेखिका कौन है। पुत्र वियोग की लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही आसान है, ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस पुत्र वियोग ना जी, पुत्र वियोग यानी कि पुत्र का वियोग बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। पुत्र का वियोग एक माता के लिए शुभ नहीं होता। तो शुभ से क्या बनेगा, शुभ से बन जाएगा सुभद्रा, ठीक है, क्या बनेगा, सुभद्रा। चलिए यहां पर बात करते हैं जन्म का। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त, याद रखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। बात करें इनके निधन का, तो दोस्तों इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। बात करें जन्म स्थान का, तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में। कहां पर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के दोस्तों निहालपुर में इन्होंने जन्म लिया था। बात करें माता पिता का, तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान के माता जी का नाम था श्रीमती धीरराज कुंवर, ठीक है, धीराज कुंवर, धीराज कुंवर, इनके माता का नाम क्या था, धीराज कुंवर। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम क्या था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं ठाकुर, ठीक है, ठ है ठ, ठाकुर रामनाथ सिंह। आप लोग दोस्तों समझ कर रखिएगा, ठीक है। बात करें पति का, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक है, नाम था किनका, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर विवाह का। तो दोस्तों उन्होंने विवाह कब किया था, तो 1919 ईस्वी में। तो इतना सारा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा विवाह शादी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, बस कृति आप लोगों से पूछा जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगला चैप्टर है 8 में, देख सकते हैं अध्याय 8 में क्या है, अध्याय 8 में है उषा। क्या है दोस्तों, उषा। तो उषा पाठ के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा पाठ के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों ये भी बहुत क्या है, आसान है, ठीक है। आप इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उषा पाठ के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। आप लोगों को इतना पता है, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे तो समझना, ठीक है दोस्तों। उषा में जो स है, ठीक है, उषा में जो बाबू स है, मूर्धनी सा, मूर्धनी सा जो है, देखिए आप न जानते हैं कि यह मूर्धनी सा है, लेकिन हम इसको सामान्य रूप से क्या बोलेंगे, तो स बोलेंगे, ठीक है। हम उच्चारण के रूप में इसको क्या बोलेंगे, तो स न बोलेंगे। उच्चारण के रूप में हम स बोल रहे हैं, तब ना दोस्तों पढ़ रहे हैं उषा। हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं उ अमूर्धनी सा, ऐसे पढ़ रहे हैं उ अमूर्धनी सा, कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं उषा, उषा पढ़ रहे हैं, ठीक है। सा 3 प्रकार का होता है, मूर्धनी सा, दंती सा, अतलावी सा, लेकिन तीनों का उच्चारण हमें एक शब्द के लिए स के रूप में ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप उषा में स देख रहे हैं, तो इसका हम संबंध किससे लेंगे, तो इसका हम संबंध ले लेंगे किससे, तो दोस्तों शेर से। किससे, शेर से। उषा में जो अंतिम वर्ण स आया है, जो अंतिम लेटर, जो अंतिम अक्षर स आया है, तो उस स से हम क्या बना लेंगे, तो दोस्तों उस स से हम लोग शेर बना लेंगे। और आप सभी को पता है कि शेर कैसा होता है, तो दोस्तों शेर होता है बहादुर। शेर कैसा होता है, शेर होता है दोस्तों बहादुर। तो जब शेर होता है बहादुर, तो ऐसे में दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि इसके लेखक कौन होंगे, तो इसके लेखक होंगे शमशेर बहादुर सिंह। कौन होंगे, शमशेर बहादुर सिंह। अगर दोस्तों यह ट्रिक आप लोगों को पसंद नहीं आया, तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक और देता हूं, ठीक है। यहाँ पर उषा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भोर से। बात को समझना,
उषा शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, वो होता है सुबह, यानी कि दोस्तों भोर। हम इसको सुबह ले लेंगे। उषा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों सुबह, याद रखिएगा क्या होता है, सुबह। और सुबह का उल्टा क्या होता है, तो शाम। सुबह का उल्टा क्या होता है, तो शाम। तो शाम यानी कि हम इसको ऐसे ले लेंगे, शाम यानी कि शाम, शाम यानी कि शाम। शाम से क्या बन जाएगा, शमशेर। शाम से क्या बनेगा, शमशेर। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं कि उषा पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम आप लोग पता कर सकते हैं। अरे भैया उषा शब्द का जो अर्थ है वो होता है भोर, और भोर का उल्टा, यहाँ पर ऊ है ना, ऊ, तो ऊ से क्या बनाएंगे, ऊ से हम उसका उल्टा कर देंगे। उषा शब्द का अर्थ होता है भोर, और उषा में जो ऊ है तो हम ऊ से कर देंगे उल्टा। तो भोर का उल्टा क्या होता है, भोर का उल्टा होता है शाम। शाम से क्या होगा, शमशेर। शाम से क्या बनेगा दोस्तों, सॉरी शाम गलत है, शाम से क्या बन जाएगा, तो शमशेर बहादुर सिंह। क्या बन जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, उषा में क्या है, स का मतलब क्या होगा, स का मतलब हो जाएगा शेर। शेर कैसा होता है, बहादुर, तो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, यही ट्रिक है। देखिए बात करते हैं जन्म का। तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1993 ईस्वी में। याद रखिएगा इनकी मृत्यु 1993 में हुई थी और इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था। बात करें माता पिता का, तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह के माता का नाम था प्रभुदेई। क्या नाम था, प्रभुदेई, ठीक है, ये था इनके माता का नाम। अब बात करें पिताजी का, तो पिता का नाम था दोस्तों तारीफ सिंह। याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम क्या था, तारीफ सिंह। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों को याद रखना ही होगा। इनके पिताजी का नाम था तारीफ सिंह, ठीक है। चलिए बात करें शिक्षा का, तो दोस्तों इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया हुआ है, तो इन्होंने दोस्तों जो शिक्षा है वो एमए तक प्राप्त किया हुआ है। कहाँ तक, तो एमए तक प्राप्त किया हुआ है। चलिए अब इसमें आप लोगों को कुछ भी जानना नहीं है। आगे बात करते हैं अध्याय 9 में। अध्याय 9 में है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, तो दोस्तों यहाँ पर जन जन का चेहरा एक में जो एक है, ठीक है, जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा, इसको भुला रहे हम यहाँ पर दोस्तों जन जन का चेहरा एक है ना। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक क्या होगा, देखिए आपको पता है ना बाबू, जन जन का चेहरा एक वाले पाठ का जो राइटर का नाम है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। जन जन का चेहरा एक वाले शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जन जन है ना बाबू, यहाँ पर जन जन है ना, तो जन जन से क्या बन जाएगा, जन जन से बन जाएगा दोस्तों गजानन, ठीक है। जन जन से क्या बन जाएगा, गजानन। आप लोग जन जन से गजानन बना लेना, या फिर आप लोग जन जन से जानन बना लेना, ठीक है। जनन से क्या बन जाएगा, जनन नहीं, जन जन से क्या बन जाएगा, तो जानन। जानन का मतलब गजानन। आप लोग इतना से दोस्तों पता कर सकते हैं कि गजानन से क्या होगा, गजानन से गजानन माधव मुक्ति बोध पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बस आप ऐसे क्या कर सकते हैं, आप लोग ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। जन जन से क्या बना लेंगे, जन और जन मिलकर क्या बन जाएगा, जन जन मिलकर बन जाएगा गजानन। क्या बन जाएगा, गजानन, ठीक है। आप लोग दोस्तों ऐसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आज जैसे ही गजानन आपके माइंड में आएगा तो आप लोग पता कर लीजिएगा कि जन जन का चेहरा एक के राइटर कौन है। जन जन का चेहरा एक के राइटर कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। कौन, गजानन माधव मुक्ति बोध। यही दोस्तों ट्रिक है। और नहीं तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों जन्म का। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। याद रखेंगे आप लोग 13 नवंबर
1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों 11 सितंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करें जन्म स्थान का तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर में इनका जन्म हुआ था, श्योपुर में, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्तों यह क्षेत्र पड़ता है। बात करें माता का तो माता का नाम था पार्वती बाई। माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था पार्वती बाई। किसके माता जी का? तो गजानन माधव मुक्ति बोध के माता जी का। बात करें पिता का तो दोस्तों पिता का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्ति बोध। प्रश्न आएगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध के पिताजी का नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? आप लोग दोस्तों बताना, माधवराज मुक्ति बोध। ठीक है, आप लोग ऐसे बताने का प्रयास कीजिएगा, माधवराज मुक्ति बोध। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अध्याय 10 में आते हैं। तो दोस्तों अध्याय 10 में जो चैप्टर का नाम है, जो पाठ का नाम है, वो है अधिनायक। अध्याय 10 का जो पाठ है, जो शीर्षक का पाठ है, उसका नाम है अधिनायक। और इस पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पाठ के लेखक है रघुवीर सहाय। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे दोस्तों? तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता चल चुका है कि अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। अधिनायक पाठ के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखेंगे? तो कुछ नहीं, नायक है ना नायक, तो नायक कौन होता है बताइए? नायक दोस्तों वीर होते हैं, वीर। नायक कौन होते हैं? तो नायक वीर होते हैं। तो वीर से क्या बन जाएगा? रघुवीर। ठीक है, नायक का मतलब होता है हीरो। हीरो कौन होते हैं? तो दोस्तों हीरो होते हैं वीर, ना कि कायर, वो बहादुर होते हैं। अधिनायक में जो नायक शब्द है, इस नायक शब्द से हम क्या बनाएंगे? इस नायक शब्द से दोस्तों हम बना लेंगे वीर, क्योंकि नायक क्या होता है? नायक दोस्तों वीर होता है। वीर से क्या बन जाएगा? रघुवीर। तो रघुवीर से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अधिनायक पाठ के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है रघुवीर सहाय। कौन दोस्तों? रघुवीर सहाय। यही है दोस्तों ट्रिक। अब बात करते हैं जन्म का। तो इनका जन्म हुआ था कब? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, बात करें निधन का तो इनका निधन हुआ था दोस्तों 30 दिसंबर, याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में इनका निधन हो चुका था। बात करें दोस्तों जन्म स्थान का तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाबू जो राजधानी है वहीं पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। बात करें पिता का तो पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। पिताजी का नाम क्या था? हरदेव सहाय। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ भी आप लोगों को समझना नहीं है। इनकी शिक्षा थी कहाँ तक? तो एमए तक। एमए तक इन्होंने अंग्रेजी से दोस्तों क्या किया था? शिक्षा की प्राप्ति किया था। ठीक है, आगे है अध्याय 11 में। अध्याय 11 में कहा गया है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। तो दोस्तों प्यारे नन्हे बेटे को जो राइटर है वो कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। जो अध्याय 11 में शीर्षक पाठ है उसका नाम क्या है? अध्याय 11 के शीर्षक पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे नन्हे बेटे को, जो नन्हे बच्चे होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? तो वो होते हैं शिशु। नन्हे बच्चे को क्या बोलते हैं? तो शिशु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नन्हे नन्हे जो बेटे होते हैं, नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं, उनको शिशु कहा जाता है। प्यारे नन्हे बेटे को, तो दोस्तों प्यारे नन्हे बेटे को में जो नन्हे बेटे हैं उसको हम लोग ले लेंगे शिशु से, क्योंकि नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं किस रूप में? तो दोस्तों शिशु के रूप में होते हैं। तो शिशु में जो सी है, शिशु में जो सु है, सु, तो सु का संबंध किससे होगा? शुक्ल से। समझना, शिशु में दोस्तों जो सु है, शिशु शब्द में जो सु है उसका संबंध किससे होगा? तो शुक्ल से। और जैसे ही दोस्तों शुक्ल आप लोग पकड़ लोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस पाठ के रचनाकार कौन है। शुक्ल का संबंध किससे हो जाएगा? शुक्ल का संबंध हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल से। पता चल जाएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है। ठीक है, यही है दोस्तों ट्रिक, कुछ नहीं करना है। नन्हे बेटे होते हैं शिशु के रूप में, और शिशु में जो सु है तो सु का अर्थ क्या होगा?
सु का अर्थ हो जाएगा शुक्ल। शुक्ल से किसका नाम आएगा? शुक्ल से नाम आ जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बात करें जन्म का तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और बाबू बात करें जन्म स्थान का तो इनका जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में, ठीक है, राजनांद गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। राज हमने सही से, बाबू मेरे पास मार्कर नहीं है ना, हाथे से लिखना पड़ रहा है। राजनांद गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इनका निवास कहाँ है तो दोस्तों इनका मूल निवास है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये रहा करते थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पुरस्कार का। तो दोस्तों इनको पुरस्कार कौन सा मिला है? तो इनको पुरस्कार मिला है कौन सा? तो रघुवीर सहाय को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, किनको? तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल को। और साथ ही स्मृति पुरस्कार भी मिला है, और साथ ही दोस्तों दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कि पूरा कंप्लीट है। आगे बात करते हैं अध्याय 12 में। तो अध्याय 12 में दोस्तों पाठ का नाम क्या है? अध्याय 12 के जो पाठ है उसका नाम है हार जीत। हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक बाजपेयी। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए आप लोगों को पता चल चुका कि हार जीत पाठ के लेखक का नाम है कौन? एक सेकेंड, बोलने में मिस्टेक हुआ है। आप सभी को पता है दोस्तों कि हार जीत पाठ के लेखक का नाम है अशोक बाजपेयी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से तो समझना दोस्तों, जब हार होता है तो आदमी को दोस्तों शोक होता है, ठीक है। जब हार होता है तो आदमी को शोक होता है, और जैसे ही बाबू आदमी को जीत मिलती है, जब इंसान को जीत मिलती है तो उसे शोक नहीं होता। तो शोक नहीं होता तो नहीं के लिए शोक का क्या होगा? नहीं के लिए शोक का हो जाएगा अशोक, ठीक है। हार में शोक और जीत में अशोक। हार में शोक होता है, हार में दुख होता है, और जीत में दुख नहीं होता। तो जब दुख नहीं होता तो उसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। दोस्तों आप बस इतना समझना कि हार जीत में जो हार है तो हार से लोग हो जाते हैं कैसा? तो शोक रहित, ठीक है। हार में लोग हो जाते हैं काफी शौक। हार में क्या मिलता है? शोक मिलता है, शोक। हार में जो लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, तो शोक से क्या बन जाएगा? शोक से बन जाएगा अशोक। क्या बनेगा बाबू? शोक से बन जाएगा अशोक। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि हार जीत पाठ के लेखक कौन होंगे? तो हार जीत पाठ के जो लेखक होंगे बाबू वो होंगे अशोक बाजपेयी। कौन? तो अशोक बाजपेयी। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। हार में लोगों को मिलता है शोक, और जीत में लोगों को नहीं मिलता है शोक। नहीं मिलता है शोक तो शोक का उल्टा क्या होगा? शोक का उल्टा हो जाएगा अशोक। अशोक शब्द से क्या बनेगा? अशोक शब्द से बन जाएगा अशोक बाजपेयी। यानी कि इस चैप्टर के रचनाकार कौन है? तो अशोक बाजपेयी, ठीक है। आगे अध्याय 13 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं जन्म का। तो अशोक बाजपेयी का जन्म हुआ था दोस्तों 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और बात करें मूल निवास का तो इनका मूल निवास है मध्य प्रदेश के सागर में। मध्य प्रदेश में एक सागर क्षेत्र है जहाँ पर वो रहा करते थे। बात करें माता पिता का तो इनके माता का नाम है दोस्तों निर्मला देवी। अशोक बाजपेयी के माता जी का नाम क्या है? तो निर्मला देवी। आप पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिताजी का नाम है परमानंद। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, आता क्यों नहीं है जी? हाँ, परमानंद बाजपेयी, यही दोस्तों नाम है इनके पिता जी का, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए इतना तक मैंने आप लोगों को बता चुका। अब बात करते हैं लास्ट अध्याय पर, जो कि पद से संबंधित या लास्ट चैप्टर है। नाम क्या है? गांव का घर। तो दोस्तों गांव का घर के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है ज्ञानेंद्र पति,
ठीक है। गांव का घर वाले पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो ज्ञानेंद्र पति। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, गांव का घर है ना, तो दोस्तों गांव का घर में जो ग है तो ग से क्या बना लेंगे, तो ज्ञान बना लेंगे। ग से हमारा क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ग से हमारा ज्ञान बन जाएगा, ज्ञान, ठीक है। ग से ज्ञान बन जाएगा, ज्ञान से क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। बस यही दोस्तों ट्रिक है, और इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि गांव के घर से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि शहरों में तो अब ज्ञान रहा नहीं। जितने सारे दोस्तों संस्कार बचे हैं, जितने सारे दोस्तों ज्ञान बचे हुए हैं हमारे पुरातन वाले, वो गांव में ही बचे हुए हैं, गांव के घर में ही बचे हुए हैं, गांव के घर तक ही सीमित है। क्योंकि अब जो संस्कार युक्त ज्ञान है, ठीक है, जो संस्कार है वो तो अब क्या हो चुके हैं, शहरों में खत्म हो चुके हैं, नगरों में खत्म हो चुके हैं लगभग। तो दोस्तों आप समझना कि गांव के घर से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गांव के घर में हमें कई प्रकार के ज्ञान देखने को मिल सकते हैं, कई प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों गांव का घर जो होगा वो सब, गांव का घर जो होगा वो संबंधित होगा किससे, तो ज्ञान से। गांव के घर से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि गांव के घर पाठ के लेखक कौन होंगे, तो ज्ञानेंद्र पति। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि गांव के घर के, गांव का घर है ना, तो गांव के घर में जो ग है तो ग से क्या बनेगा, ज्ञानेंद्र। ग से क्या बनाएंगे, ज्ञान, ज्ञान से क्या बनेगा, ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर है तो ग से हम लोग दोस्तों बना लेंगे ज्ञान, ज्ञान से क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि गांव के घर पाठ के लेखक कौन है, कौन, तो ज्ञानेंद्र पति। बात करें जन्म स्थान का, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। इनका दोस्तों बात करें मृत्यु का, तो मृत्यु इसमें दिया गया नहीं है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था झारखंड गोड्डा के पचरगामा में। कहाँ पर, पचरगामा में इनका जन्म हुआ था, जो कि झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। बात करें माता पिता का, तो इनके माता का नाम था सरला देवी। क्या नाम था, इनके माता जी का नाम था सरला देवी। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र। इनके पिताजी का नाम क्या था, देवेंद्र प्रसाद चौबे। देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिताजी का नाम था, ज्ञानेंद्र पति जी के पिताजी का, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। बात करें शिक्षा का, तो उन्होंने शिक्षा दोस्तों बीए और एमए अंग्रेजी की प्राप्त किया हुआ है। अंग्रेजी से इन्होंने दोस्तों बीए और एमए की पढ़ाई पढ़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ से, तो पटना विश्वविद्यालय से। आप लोग याद रखिएगा। इनका जो मूल निवास है वो कहाँ है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही ज्ञानेंद्र पति रहा करते थे, और इनको सम्मान मिला हुआ है संशय आत्मा से। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से इनको भी नवाजा गया है। तो चलिए ये सारे चीज़ मैंने आप लोगों को बता चुका, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके पद से संबंधित कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके राइटर का नाम याद हो चुका है, आप लोगों को ट्रिक पसंद आया है, ट्रिक के माध्यम से आपने पद में आने वाले कुल जितने सारे चैप्टर हैं उनके जो राइटर है उनको अगर आपने याद अच्छे से करना सीख चुका है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।